दोस्तों आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन की आवाज सुनते ही बचपन में हम सभी दौड़कर बाहर आ जाते थे और तब तक प्लेन को देखते रहते थे जब तक वो हमारी आंखों के सामने से गायब ना हो जाए। और एक आज का वक्त है जब एरोप्लेन से सफर करना बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन दोस्तों हवाई जहाज से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। जहां एक पेड़ का हल्का सा पत्ता हवा में कुछ देर नहीं उड़ पाता तो आखिर कैसे ये हजारों टन के एरोप्लेन्स इतने सारे पैसेंजर्स को लेके हवा में उड़ जाते हैं, या फिर यूं कहें कि ये टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इन अनोखे सवालों के जवाब तो बने रहिए आज की इस वीडियो के आखिर तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन सब बातों को जानने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं एरोप्लेन्स के इतिहास पे। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आया था कि हम इंसान भी किसी चीज के माध्यम से उड़ सकते हैं तो वे व्यक्ति थे आर्किटस, जो कि आज से 1400 साल पुराने व्यक्ति थे। दोस्तों इन्होंने 400 BC में पहली बार पंछियों के जैसे पंख बना के उड़ने की कोशिश की थी और तभी उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल डिवाइस बनाया जो कि करीब 200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा। हालांकि उसकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन 9वीं और 11वीं सदी में ग्लाइडर्स का आविष्कार हुआ पर उसके परीक्षण नाकामयाब रहे। फिर 1799 में ग्लाइडर को मजबूती देने के लिए एक मशीन को बनाया जा रहा था और फाइनली 1853 को पहला ग्लाइडर बना और फिर 1856 में जीन मैरी ली ब्रिस ने ग्लाइडर प्लस फ्लाइट का आविष्कार किया और फिर ऐसे अनेकों परीक्षण होते गए। दोस्तों एरोप्लेन को बनाने का श्रेय सबसे पहले राइट ब्रदर्स को जाता है। ये दोनों ही भाई थे जिनके नाम ऑरिविले और विल्बर थे। इन्होंने सन 1903 में अलग अलग मशीन्स, इंजन्स और पावर्स के साथ उड़ने वाला प्लेन बनाया जो कि 1905 में उड़ने में सफल हुआ और ये पहली बार 39 मिनट तक 39 किलोमीटर हवा में उड़ते रहा। दोस्तों अब ये तो हो गया इसका इतिहास। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे कि आखिर एरोप्लेन उड़ता कैसे है। दोस्तों हवाई जहाज कोई भी हो उसे उड़ाने के दो फैक्टर्स मेन होते हैं। पहला होता है सक्सेसफुल टेक ऑफ और दूसरा होता है जीरो नेट फोर्स। और सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने जिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया था वो थे बर्नौलिस प्रिंसिपल और न्यूटन का थर्ड लॉ। दोस्तों आसमान में उड़ने वाली कोई भी चीज पर चार तरह की फोर्सेस अप्लाई होती है। पहली है ग्रेविटी, दूसरी है लिफ्ट फोर्स, तीसरी है थ्रस्ट और चौथी है ड्रैग फोर्स। अब ये चारों फोर्स बैलेंस हो तभी एक प्लेन आसमान में अच्छे से उड़ पाएगा और इन सभी फोर्सेस को बैलेंस करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है एक प्लेन का डिजाइन। अगर आपने कभी एरोप्लेन के स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया होगा तो आपने भी नोटिस किया होगा कि प्लेन्स का ये डिजाइन पंछियों से इंस्पायर होकर बनाया गया है और जिस तरह बर्ड्स के उड़ने के लिए उनके विंग्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उसी तरह एक सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए प्लेन्स के विंग्स का डिजाइन बहुत अहम होता है। ज्यादातर प्लेन्स के विंग्स का ऊपर का सरफेस कर्व होता है जबकि नीचे का ढांचा एक क्रॉस सेक्शनल आकार बनाता है और इसे साइंटिफिक भाषा में एयरफॉइल कहते हैं। दोस्तों प्लेन्स के कर्व विंग्स हवा को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं जिसके रिएक्शन में हवा का प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है जिसे लिफ्ट फोर्स कहते हैं। अब दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि प्लेन को जमीन की ओर खींचती है और ये लिफ्ट फोर्स ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होकर नेट फोर्स को जीरो कर देती हैं और इसी कारण हवा में प्लेन बैलेंस कर पाता है। अब भाइयों एरोप्लेन हवा में बैलेंस तो हो गया लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोपोर्शन एक्सेलरेशन फोर्स की भी जरूरत पड़ती है जिससे कि ये किसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर सके और इसके लिए एरोप्लेन में ये बड़े बड़े टर्बो प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं। पंखों की तरह नजर आने वाले प्रोपेलर्स मेन इंजन से जुड़े होते हैं। इन्हें इंजन ऑयल की मदद से स्टार्ट किया जाता है और थ्रस्ट पावर जनरेट की जाती है। और भाइयों मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि पहले जहाँ सभी प्लेन्स में सिर्फ एक ही तरह के टर्बो प्रोपेलर्स इंजन हुआ करते थे वहीं अब मार्केट में 3 तरह के इंजन्स मौजूद हैं जिनका नाम है टर्बो जेट, टर्बो क्रॉप और टर्बो फैन। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा टर्बो इंजन GE9X बोइंग 777X में लगाया गया है। टर्बो इंजन से जनरेट होने वाली थ्रस्ट पावर प्लेन को टेक ऑफ और आसमान में आगे मूव करने के लिए हेल्प करती है। लेकिन जब प्लेन आगे की तरफ मूव होता है तो इस पे सामने से हवा का दबाव पड़ता है जिससे कि ड्रैग फोर्स पैदा होती है। ड्रैग फोर्स प्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोकती है। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर प्लेन्स को 33,000 से 41,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ाया जाता है क्योंकि इतनी ऊपर हवा थोड़ी पतली होती है जो कम ड्रैग फोर्स पैदा करती है। वहीं ड्रैग फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए प्लेन का एरोडायनेमिक डिजाइन भी बहुत काम आता है। दोस्तों मॉडर्न एयरक्राफ्ट के विंग्स हाईली मॉडिफाइड होते हैं और कई पार्ट्स में बढ़ जाते हैं और साथ ही विंग्स के इन पार्ट्स को जरूरत के हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड किया जाता है जो कि ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को बढ़ाने और कम करने के काम आता है। और भाइयों प्लेन को आसमान में उड़ने के लिए एक पावरफुल टेक ऑफ की भी जरूरत होती है जिसमें आसमान के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट और लिफ्ट फोर्स लगती है और इसी वजह से टेक
ऑफ के वक्त विंग्स के इन फ्लैप और स्लाइडर्स को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिससे विंग्स का सरफेस एरिया और कर्वेचर बढ़ जाता है और ज्यादा हवा डिफ्लेक्ट होने लगती है। दरअसल दोस्तों, इससे होता ये है कि प्लेन को टेक ऑफ के लिए ज्यादा लिफ्ट फोर्स का सपोर्ट मिलता है और प्लेन अच्छे से जमीन पे टेक ऑफ कर पाता है। वहीं टेक ऑफ के बाद विंग्स में लगे ये फ्लैप्स और स्लाइडर्स दोबारा से फोल्ड हो जाते हैं और इसके अलावा प्लेन को अलग अलग दिशाओं में मूव करने के लिए एलरन, एलिवेटर और रडर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पायलट एलिवेटर का इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए करते हैं, जबकि प्लेन को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए रडर और एलरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं लैंडिंग के वक्त स्पॉयलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लैंडिंग के वक्त स्पॉयलर्स की वजह से ही ड्रैग फोर्स बढ़ जाता है और लिफ्ट फोर्स कम हो जाता है, जिससे कि प्लेन नीचे की तरफ आने लगता है और आखिर में प्लेन की सेफ लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को भी बाहर निकाला जाता है, जो कि प्लेन की हाई ड्रैग पावर को सरफेस की फ्रिक्शन से कंट्रोल करने में मदद करता है। और भाइयों, इस तरह प्लेन के टेक ऑफ से लेकर आसमान में उड़ने और फिर लैंड करने तक का सफर पूरा होता है। अब दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि पहले की एरोप्लेन की खिड़कियां स्क्वायर शेप में होती थी, लेकिन ऐसी शेप होने की वजह से प्लेन की खिड़कियों पर हवा का दबाव किसी भी और पार्ट के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पड़ता था और इसी वजह से 20वीं सदी में कई प्लेन्स क्रैश हो गए थे, जिसके बाद 1950 में प्लेन्स की विंडो का शेप स्क्वायर से राउंड या फिर ओवल में कर दिया गया। अब दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों प्लेन की खिड़कियां ओवल और राउंड शेप में होती है। दोस्तों, पहले के समय में पायलट्स जमीन पर बड़े बड़े पहाड़, लैंडमार्क्स और एयरलाइंस को देखकर रास्ते का पता लगाते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस समस्या का हल भी निकाल लिया गया। अब दोस्तों, पायलट्स रास्ते का पता करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जो जीपीएस रहता है वो सिग्नल यूज करता है, जिससे कि ट्रैफिक फ्लो, स्पीड और आपकी डेस्टिनेशन की डिस्टेंस का पता लगता है। लेकिन भाइयों, एरोप्लेन्स में एयरवेज यानी कि रूट्स के रोड मैप्स होते हैं और एरोप्लेन का जो जीपीएस होता है जो सिग्नल को यूज करता है और हवा, मौसम और डेस्टिनेशन के डिस्टेंस को एनालाइज करता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है एक ब्लैक बॉक्स में, जिसमें सारा रेफरेंस सिस्टम डाटा और रेडियो नेविगेशन सिग्नल शामिल रहते हैं, जिससे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो एयरवेज यूज करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। दोस्तों, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बता दूं कि ब्लैक बॉक्स को एयरक्राफ्ट नेविगेशन का ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरोप्लेन को रास्ता दिखाने में। एक बार जब रूट डिसाइड हो जाता है तो सारी इंफॉर्मेशन को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एफएमएस में भर दिया जाता है। अब जो एफएमएस होते हैं वो बहुत सारी सिग्नल यूज करते हैं, जिससे कि एयरक्राफ्ट की पोजीशन मेंटेन होती है और एयरक्राफ्ट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। और वो 2 सिग्नल्स के नाम हैं रेडियो एड्स और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको हम जीपीएस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर भी जरूर करें। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपकी अपने चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।